साथियों नमस्कार। द करियर में आप सबका स्वागत है। साथियों, संधि प्रकरण की बात चल रही है और आज की कक्षा में हम लोग न लोप व्यंजन संधि से संबंधित अध्ययन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी यानी नियम की जानकारी के अभाव में तमाम प्रकार की अशुद्धियां हो जाया करती हैं। उन अशुद्धियों से बचने के लिए नियम का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यह आज का जो पाठ है वह केवल संधि की दृष्टि से ही नहीं बल्कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि अपनी अशुद्धियों से आप बचे रहिए। चलिए आइए तत्काल में चालू करते हैं अपनी कक्षा। हमको पढ़ना है न लोप व्यंजन संधि। न लोप व्यंजन संधि। साथियों, एक बात हमने बताया था जब संधि प्रकरण की चर्चा हमने शुरू किया था तो उसी समय हमने बताया था संधि का अर्थ होता है विकार। संधि का अर्थ होता है विकार। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, यानी जब दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में मिलते हैं। दो निर्दिष्ट वर्ण का मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का आदि वर्ण, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है हम उसे ही संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, और यह विकार हमने बताया था, यह विकार तीन प्रकार का होता है। एक होता है आदेश। पहला होता है आदेश। विकार का जो पहला प्रकार है वह है आदेश। दूसरा है आगम और तीसरा है लोप। तीसरा है लोप। आदेश का मतलब क्या होता है? आदेश का मतलब होता है वर्ण का पूर्णतः परिवर्तित हो जाना, यानी जब दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक वर्ण पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, यही है आदेश। जैसे हमने एक शब्द लिया जगत। जैसे हमने एक शब्द लिया जगत और दूसरा शब्द लिया ईश। यह प्रथम पद है, यह अंतिम पद है, द्वितीय पद है। ठीक है ना? प्रथम पद के अंत में क्या है? त है, जो हल चिन्ह युक्त है यानी स्वर से रहित है। दूसरे पद के शुरुआत में स्वर है। जब इन दोनों का योग होगा तो नियम के अनुसार, अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि त का द हो जाता है। कैसे हो जाता है उसका नियम हमने बताया है, यानी एक का तीन हो जाना। तो क्या होगा? ज ग, त के स्थान पर क्या हो जाएगा? द, और यहां पर ईश है पहले से ही, यह इससे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज ग दीश, ये हो जाएगा जगदीश हो जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है यानी त, जब इसके साथ द्वितीय पद के साथ इसका योग हुआ तो यह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया किसमें? द में। यही है आदेश। आदेश का मतलब क्या होता है? वर्ण का पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाना यानी बदल जाना। ठीक, जैसे एक शब्द और हमने लिया उद और तर। देखिए यह प्रथम पद, यह द्वितीय पद। प्रथम पद के अंत में क्या है? द है और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? त है, यानी दोनों व्यंजन है। जब इन दोनों का योग होगा, इन दोनों पदों का योग होगा तो यह क्या होगा? द के स्थान पर हो जाएगा त। द के स्थान पर हो जाएगा त, और यहाँ त र पहले से ही। जब इन दोनों का योग करेंगे, जब इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा? उत्तर होगा। ये यानी उद और तर का जब हमने संधि किया तो उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ? उत्तर प्राप्त हुआ। यहां भी आदेश ही है। ठीक, उसी प्रकार से जगत, अच्छा जगत धन निवास।
यदि इसका संधि कार्य किया जाए तो यहाँ भी प्रथम पद के अंत में त है, यह द में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद जब इसका योग होगा, दोनों पदों का योग होगा तो होगा जगत निवास। जगत निवास, ये इस प्रकार से जगत निवास। तो यह है आदेश। आदेश का मतलब हमने क्या बताया, वर्ण का पूरी तरह से बदल जाना, यानी परिवर्तित हो जाना, जो कि यहाँ भी परिवर्तित हुआ है, यहाँ भी परिवर्तित हुआ है और यहाँ भी परिवर्तित हुआ है। इसके बाद नंबर आता है आगम का। आगम का मतलब होता है आ जाना। आगम का मतलब होता है आ जाना, यानी किसी नए वर्ण का आ जाना। जब हम दो निर्दिष्ट वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, जिसको हम आगम कहते हैं। और यह आगम भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है चागम। चागम का मतलब कि जहां पर च का आगमन हो जाता है, च नया वर्ण आ जाता है। दूसरा होता है सागम। सागम का मतलब जहां पर स का आगमन हो जाता है, यानी स नया वर्ण आ जाता है, वह सागम होता है। और तीसरा होता है शागम। ये आगम तीन प्रकार का होता है। एक होता है चागम, दूसरा होता है सागम और तीसरा होता है शागम, ठीक ना। जब छ का आगमन हो जाता है तो चागम कहा जाता है, जब इसे स का आगमन होता है तो इसको सागम कहते हैं, और जब श का आगमन होता है तो इसको हम शागम कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया एक और दूसरा लिया छत्र। एक और छत्र हमने लिया, यह प्रथम पद, यह द्वितीय पद है। जब इन दोनों का योग होगा तो एक, यह प्रथम पद जैसे कि तैसे रहेगा और छत्र जैसे कि तैसे रहेगा, और बीच में एक नया वर्ण आ जाएगा, ये च हो जाएगा एकच्छत्र। एक और छत्र का सही संधि होगा एकच्छत्र होगा। तो यह शागम का उदाहरण है। इसी प्रकार से सागम और शागम का भी होता है, जिसको हमने पढ़ा दिया है। यदि बात न समझ में आई हो तो पिछले वीडियो में जाकर के इसको समझ लीजिएगा। अब मैं चलता हूं लोप की ओर। जो विकार का तीसरा प्रकार है वह है लोप। लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना, हट जाना, गायब हो जाना। लोप का मतलब होता है हट जाना। कहने का मतलब कि जब दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में जुड़ते हैं, जब दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसमें जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है या द्वितीय पद का आदि वर्ण होता है, उसमें से एक का लोप हो जाया करता है। और आज का जो मूल पाठ हमारा है वह है न लोप व्यंजन संधि। न लोप व्यंजन संधि, यानी न का लोप हो जाना। न का लोप हो जाना, व्यंजन संधि में न का लोप हो जाना, ठीक है ना। अब इसका देखिए, हमने पहले ही बताया है कि नियम के अभाव में कई बार अशुद्धियां हो जाया करती हैं, इसलिए नियम का ज्ञान रखना आप लोगों को बहुत ही महत्व रखता है। इसका नियम क्या है, नियम लिख लीजिए। नियम हिंदी के कुछ वर्ण, हिंदी के कुछ वर्ण नहीं, कुछ शब्द, हिंदी के कुछ शब्द जो मूलतः तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं तथा जिनके अंत में न होता है लेकिन न हल चिन्ह युक्त। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। न होता है, न होता है
ऐसे शब्दों का योग, शब्दों का योग, ऐसे शब्दों का योग अन्य शब्द से होने पर न का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। यह इसका नियम है। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि मूलतः तत्सम होते हैं, उनका जो मूल रूप होता है, हम हिंदी में जिस रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं या करते हैं, उसका जो मूल रूप होता है वह तत्सम होता है, और जिसके अंत में हल चिन्ह युक्त न लगा होता है। जब उसका योग हम किसी अन्य शब्द के साथ में करते हैं, जब अन्य शब्द से करते हैं, तो यह जो न हल चिन्ह युक्त लगा होता है उसका लोप हो जाया करता है। यही है न लोप व्यंजन संधि। हमारे पास जैसे कुछ शब्द है, एक शब्द है राजा, एक शब्द है राजा जिसका मूल रूप है राजन, जिसका मूल रूप है राजन। एक शब्द है आत्मा, इसका मूल रूप है आत्मन। एक शब्द है महात्मा, महात्मा, इसका मूल रूप है महात्मन, इसका मूल रूप है महात्मन। एक शब्द है मंत्री, एक शब्द है मंत्री और इसका मूल शब्द है मंत्रिन, इसका मूल रूप है मंत्रिन। एक शब्द है ब्रह्मा, इसका मूल रूप है ब्राह्मण, इसका मूल रूप क्या है? ब्राह्मण है। और एक शब्द है शशि, इसका मूल रूप है शशिन। एक शब्द है विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्या को अर्जित करने वाला, इसका मूल रूप है विद्यार्थिन, मूल रूप है विद्यार्थिन। एक शब्द है सन्यासी, इसका मूल रूप है सन्यासिन। बहुत सारे शब्द हैं, इतने से हम काम चला लेते हैं। राजा एक शब्द है, इसका जो मूल रूप है वह राजन है, यह तत्सम रूप है। और इसमें नियम पर आइए तो यहाँ पर देखिए, जिनके अंत में न होता है, लेकिन न कैसा होता है? हल चिन्ह युक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए हल चिन्ह सब में लगा हुआ है, न सब में है, सबके अंत में है ना। अब इनका योग पढ़िए इसको, ऐसे शब्दों का योग अन्य शब्द से होने पर, अन्य शब्द से होने पर क्या हो जाता है? न का लोप हो जाया करता है, न हट जाया करता है, ठीक ना। तो इसमें यदि हम ऋषि जोड़ें, ऋष का योग करें, जब ऋष का योग करेंगे, ठीक ना, तो यहां पर देखिए नियम के अनुसार अन्य शब्द से, ऐसे शब्दों का योग अन्य शब्द से होने पर न का लोप हो जाया करता है, यानी यह न हट जाएगा। जब न हट जाएगा तो जो शेष बचेगा इन्हीं का योग होगा। तो क्या होगा? राजर्षि। ये राजन में जब ऋषि का योग करेंगे तो क्या होगा? राजर्षि होगा। यदि हम इसमें गृह जोड़ते हैं, जैसे यहां देख लीजिए, राजन धन गृह, अब इनका योग करेंगे तो नियम के अनुसार यह जो न है यह तो हट जाएगा, शेष क्या बचेगा? राज धन गृह। सीधा सीधा इसको जोड़ दीजिए, होगा राज गृह, है ना। इसमें यदि हम सभा जोड़ दें, राजन में सभा जोड़ दें, इसमें सभा, तो क्या होगा? राज सभा होगा, राज सभा होगा।
ये इस प्रकार से, ठीक ना। राजन में वर्ग यदि हम जोड़ते हैं, संधि करते हैं तो राजवर्ग होगा, वर्ग जोड़ते हैं तो राजवर्ग होगा, है ना। इसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है आत्मा, इसका जो मूल रूप है आत्मन है। आत्मन के साथ यदि हम हत्या जोड़ दें तो क्या बनेगा? नियम के अनुसार यह न जो है यहाँ पर लिखा हुआ है न, इसका लोप हो जाएगा, यानी न हट जाएगा। जब न हट जाएगा तो क्या होगा? आत्महत्या होगा, आत्महत्या, आत्महत्या होगा, है ना। यदि आत्मन में हम ज्ञान का संधि करें, पहला पद दूसरा पद, तो नियम के अनुसार न हट जाएगा तो क्या होगा? आत्म ज्ञान होगा। ये इस प्रकार से हत्या जोड़े तो आत्महत्या हो गया, आत्मन में ज्ञान शब्द जोड़े तो क्या हो गया? आत्मज्ञान हो गया। ये जो तीसरा उदाहरण है महात्मा, जिसका मूल रूप महात्मन है ना। यदि इसमें हम गण जोड़ दें तब क्या होगा? महात्मन में गण जोड़ेंगे तो यह जो न है यह तो हट जाएगा, यह न हट जाएगा तो क्या शेष बचेगा? महात्मगण, महात्मगण, ठीक है, महात्मा गण होगा, ठीक ना। और यदि इसी के साथ हम सभा जोड़ दें, महात्मन के साथ सभा का संधि करें, यानी प्रथम पद यह महात्मन और द्वितीय पद जो है सभा, जब इसका योग करेंगे तो न तो हट जाएगा, क्या बचेगा? महात्म सभा, महात्म सभा। ये देखिए महात्म सभा जो हमारा संधि का नियम है, इस नियम के आधार पर महात्म में सभा का योग करेंगे, जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो महात्म सभा होगा। कहीं कहीं पर भूल बस आप लोग यह लिख देते हैं महात्मा सभा, यह जो कि गलत है, सही शुद्ध यह होगा, यह है महात्मा, ठीक ना। इसी प्रकार से मंत्री का जो मूल रूप है वह मंत्रिण है। इसके साथ यदि हम परिषद जोड़ दें, परिषद का योग कर दें, गण का योग कर दें, वर का योग कर दें, तब क्या होगा? मंत्रिण में परिषद का योग जब करेंगे तो न का लोप हो जाएगा, यह बात बार बार बताया जा रहा है, यानी न हट जाएगा, ठीक है ना। तब क्या बनेगा? जब इसका योग करेंगे तो बनेगा क्या? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद बनेगा। मंत्री में परिषद जोड़ेंगे तो मंत्री परिषद बनेगा। यदि गण को हम जोड़ते हैं, गण का योग करते हैं तो क्या बनेगा? मंत्रीगण, मंत्रीगण, ये मंत्रीगण, ठीक है, मंत्रीगण होगा। यहां पर देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाया करती हैं। मंत्रीगण, एक शब्द है मंत्रीगण, एक शब्द है मंत्रीगण, यानी छोटी ई का प्रयोग हुआ है। दूसरे में है मंत्रीगण, बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। इसमें से यह शुद्ध है हम और यह अशुद्ध है, यानी यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री का मूल शब्द है, मूल रूप है, वह क्या है? मंत्रिण है। मंत्रिण में जब हम गण जोड़ेंगे तो न हट जाएगा, शेष क्या बचेगा? यह बचेगा, न हट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? यह बचेगा, और यह हमको जोड़ना है तो गण, ये सही हुआ। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से जो अगला उदाहरण है, अगला शब्द है हमारा ब्रह्मा। ब्रह्मा का जो मूल रूप है वह है ब्राह्मण,
ठीक है, मूल रूप क्या है? ब्राह्मण है। यदि इस ब्राह्मण में हम ऋषि का योग कर दें, ऋषि का योग कर दें तो नियम के अनुसार न का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? ब्रह्म और ऋषि को हमको योग करना है, संधि करना है, तो क्या होगा? ब्रह्मर्षि। ये ब्रह्मर्षि। ठीक, ब्राह्मण में ऋषि जोड़े तो क्या होगा? ब्रह्मर्षि होगा। ठीक, और यदि इसी में हम पिशाच जोड़ दें, पिशाच, ब्राह्मण धन पिशाच, पिशाच जोड़ दें तो न तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? ब्रह्म, इसके बाद द्वितीय पद जो शेष बचा हुआ है पिशाच, ये ब्रह्म पिशाच होगा। ठीक, इसी प्रकार से जो अगले उदाहरण है, शशि का जो मूल रूप है वह शशिन है, शशिन, जो कि तत्सम शब्द है। अब शशिन में यदि हम जोड़ दें प्रभा, प्रभा का योग कर दें शशिन में तो न का लोप हो जाएगा और बचेगा क्या? शशि, यह प्रथम पद, और द्वितीय पद में क्या बचेगा? प्रभा, यानी शशि प्रभा हो जाएगा। ठीक है ना? यदि इसी शशिन में हम कांत जोड़ दें, क्या जोड़ दें? कांत, नियम वही रहेगा जो कि बताया जा रहा है, न लोप व्यंजन संधि हम पढ़ा रहे हैं, न का लोप नियम के अनुसार होगा, तो न का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? शशि, और द्वितीय पद में क्या है? कांत है, तो क्या हो जाएगा? शशिकांत हो जाएगा। ये इस प्रकार से विद्यार्थी का जो मूल रूप है, जो मूल रूप है वह क्या है? विद्यार्थिन। विद्यार्थिन में यदि हम परिषद जोड़ दें, परिषद जोड़ दें या सभा जोड़ दें, विद्यार्थिन में परिषद जोड़ दें तो क्या बनेगा? न तो हट जाएगा, बचेगा का? विद्यार्थी और परिषद, यानी हो जाएगा विद्यार्थी परिषद। और सभा का यदि संधि कराया जाए इसमें तो क्या होगा? विद्यार्थी सभा। ठीक ना? ये इस प्रकार से विद्यार्थी सभा हो जाएगा। इसके बाद सन्यासी, सन्यासी का जो मूल रूप है वह है सन्यासिन। सन्यासिन में यदि हम वृंद का योग कर दें या गण का योग कर दें तो क्या हो जाएगा? सन्यासी, सन्यासी गण, सन्यासी गण, सन्यासी गण या सन्यासी वृंद हो जाएगा। ठीक ना? यदि हम वृंद जोड़ते हैं तो सन्यासी वृंद होगा, यदि गण जोड़ते हैं तो सन्यासी गण होगा, है ना? यदि हम सभा का योग कराते तो सन्यासी सभा होता, समूह का योग कराते तो सन्यासी सभा होता। ठीक, तो यह न लोप व्यंजन संधि का यह मुख्य नियम है, और इसके साथ साथ एक नियम जो इसी से संबंधित है उसका भी आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देख लेते हैं। बात यह है कि यदि न से पहले, न जिसकी चर्चा अभी तक हम लोगों ने किया है, न के न से पूर्व, न से पहले, न से पहले क्या होना चाहिए? कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर की बात कही गई है, किसी एक स्वर की बात नहीं कही गई है बल्कि कोई स्वर की बात कही गई है, मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, जो स्वर की संख्या 11 है उसमें से कोई भी हो सकता है। कोई स्वर हो, न से पहले कोई स्वर हो, कहाँ हो?
प्रथम पद में हो और साथ ही साथ तथा दूसरे पद के आरंभ में ये दूसरे पद के आरंभ की बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के आदि वर्ण से जुड़ता है। ये इस प्रकार से संधि कार्य इसी प्रकार से होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का आदि वर्ण आपस में जुड़ते हैं। आरंभ में या हम इसको ऐसे कहते हैं प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण स्वर हो कैसा स्वर हो यह भी देख लीजिए कि कैसा स्वर होना चाहिए। उसके समान स्वर हो। उसके समान स्वर हो तो न, अभी तक हमने जो नियम पढ़ा है उसके हिसाब से न का लोप हो जाता है। लेकिन जब ऐसा है कि कोई स्वर हो, कहाँ हो? न से पहले, यानी प्रथम पद में न से पहले, और दूसरे पद के आरंभ में यानी शुरुआत में जो उसका प्रथम वर्ण है इसी के समान स्वर हो, जो स्वर यहाँ पर दिया हुआ है इसी के समान स्वर हो, तो न के स्थान पर न का लोप व दीर्घ संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होता है। ये अभी ऊपर जो हम लोगों ने नियम को पढ़ा है उसी नियम से ही संबंधित है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, इसको भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि इसको भूल जाएंगे तो आपको संधि कार्य करने में भी परेशानी होगी और जो शब्द शुद्धि है उसके हिसाब से भी आपको काफी दिक्कतें होगी। ठीक ना? जैसे हमने कहा योगिन, एक शब्द है योगिन और दूसरा शब्द है राज। योगिन राज नहीं, यहां पर दूसरा कुछ बताया जा रहा है। योगिन और ईश्वर है। ईश्वर, हमको नियम देखना है। प्रथम पद के अंत में न है और यहां पर देखिए नियम में क्या कह रहा है कि न से पहले कोई स्वर हो, तो यहां पर देखिए न के पहले स्वर है। कौन सा स्वर है? छोटी ई है। कैसे है? य धन ओ धन ग धन छोटी ई धन न। ये यहां से यहां तक ये प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद ईश्वर, यहां पर देखिए कहा जा रहा है न से पहले कोई स्वर हो, तो यहां पर देखिए न के पहले एक स्वर है य, है ना? और दूसरे पद के आरंभ में, ये दूसरा पद है, इसके आरंभ में क्या कह रहा है? उसके समान ही कोई स्वर हो, तो यहां पर भी देखिए यहां पर भी स्वर है। तो यहां पर छोटी ई है और यहां पर क्या है? बड़ी ई है ना? हम जानते हैं, नियम के तहत हम जानते हैं भली भांति कि जब इन दोनों पदों का योग होगा तो यहां पर जो हल चिन्ह युक्त न दिया गया है इस न का लोप हो जाएगा, यानी न यहां से हट जाएगा। जब न यहां से हट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? योग। धन ये जो है ये पूरा ईश्वर है ना? अब देखिए यहां पर क्या है? छोटी और यहां पर क्या है? बड़ी। हम जानते हैं कि जब छोटी ई और बड़ी ई का योग होता है तो दोनों मिलकर के बड़ी ई में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना? तब इसका योग दोनों का योग क्या होगा? योगीश्वर होगा। देखिए ग पर यहां पर छोटी की मात्रा है
लेकिन जब यह छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल करेगी तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तब क्या होगा, योगी स्वर। ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर संधि आया है। दीर्घ स्वर संधि का पहचान क्या है? दीर्घ स्वर संधि का पहचान है दीर्घ का आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर संधि के पहचान। यहाँ पर योगी स्वर में दीर्घ स्वर संधि है। उसी प्रकार से एक शब्द हमने लिया राजन और दूसरा शब्द लिया आज्ञा। एक शब्द हमने लिया राजन प्रथम पद में और द्वितीय पद में हमने क्या लिया, आज्ञा। अब इसका जब इसका संधि कार्य होगा इन दोनों का, तो यहां पर देखिए न के पहले अ है। कैसे है? र धन आ धन ज धन अ धन न, ये प्रथम पद हो गया और द्वितीय पद में ये है। अभी इसको छोड़े रखिए, इसको देखिए न के पहले, नियम को देखिए, न से पहले कोई स्वर हो तो यहाँ पर न के पहले स्वर है, यहाँ पर ये अ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही होगी हमको, ऐसा उम्मीद है। और यहाँ पर द्वितीय पद में क्या है, आ है। इसको ऐसे करके देखिए, फिर से लिख लीजिए। तो यहाँ पर न को तो हम हटा देंगे, न नियम के अनुसार हट जाएगा, तो बचेगा क्या, राज धन क्या होगा, आज्ञा। ये प्रथम पद राज हो गया, द्वितीय पद क्या हो गया, आज्ञा हो गया। यह प्रथम रूप था, यह द्वितीय रूप है, ठीक है ना। अब तृतीय रूप में क्या होगा, यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है, आ है। जब अ से आ मेल करेगा, यानी अ और आ आपस में जुड़ेंगे तो दोनों मिलकर आ बनाएंगे। जब दोनों मिलकर आ बनाएंगे तब इनको जोड़िए, ये ऐसे जोड़िए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या होगा, रा होगा। ज पर अ तो पहले था लेकिन अब अ नहीं रहेगा, क्योंकि अ आ से मेल कर गया है। अ से आ का मेल हो जाने पर आ बन गया है, तो यहां पर ज पर क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, ठीक है। ज पर क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इसके बाद ज्ञा, ये राजाज्ञा हो गया। यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि ही है। तो इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे कि जब न से पहले, न हल चिन्ह युक्त होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। न से पहले कोई भी स्वर हो, 11 में से कोई भी, और दूसरे पद के आरंभ में यानी प्रथम वर्ण में उसके समान कोई दूसरा स्वर हो तो न का लोप और वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है, जैसा कि इन दोनों उदाहरणों में बताया गया है। तो ये रही आज की कक्षा। इसी के साथ आज की जो कक्षा है संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।